नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। अगर चैनल पर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आजू क्लासेस। तो देखिए, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आपका प्री है, यानी कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हमारा पहला टॉपिक था जीके का, यानी कि हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा हमारा था वैदिक सभ्यता। तो पहले हम आपके वीडियो बना चुके हैं, पहला वीडियो जिसमें हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, और उसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में आपको बताए थे। इसमें हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो देखो, जो वैदिक सभ्यता था हमारा दो पार्टों में विभाजित था। पहला था हमारा पूर्व वैदिक काल और दूसरा हमारा था उत्तर वैदिक काल। ये महज छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम में आपके वैदिक सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, तो देखिएगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पूर्व वैदिक काल है जो इसका टाइम पीरियड था, यानी कि जिसका समय था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर द जीसस क्रिस्ट, ठीक है? ये आपका बीसी का मतलब होता है। तो ये हमारा 1500 से 1000 बीसी था, और आपका उत्तर वैदिक यानी कि बाद का जो समय था वो आपका 1000 से 600 बीसी था। तो कभी कभी ये आपको जो हल्के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या था और आपका पूर्व वैदिक काल का समय क्या था, ठीक है? उत्तर मतलब बाद में, तो पहले आपका 1500 से 1000 और 1 से 1000 से 600 बीसी रहेगा। अब देखिए, हमारे पुराने समय में वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद लिखे गए थे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला जो हमारा ऋग्वेद था, ये आपका पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। बाकी जो हमारे 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके उत्तर वैदिक काल में इसकी रचनाएँ हुई थी। तो कभी-कभी पूछा जाता है कि सबसे पुराना हमारा वेद कौन-सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद आंसर सही हो जाएगा। और पूछता है कि ऋग्वेद हमारा किस काल में लिखा गया था? तो ये हमारा पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो आपके 3 वेद बचे हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे। बिल्कुल जैसे नोट्स बना है, आपको सिंपल सा सटीक सा नोट बनाना है, बिल्कुल आसान से, और आपको हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाता है, ठीक? अगर आपको क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको कोई चीज़ आती है, तो आप कॉपी पेन पे नहीं लिखिएगा, और नहीं आता तभी आप कॉपी पेन उठाइएगा और उसको नोट डाउन करिएगा। बिल्कुल सटीक नोट्स और सिंपल नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है? वैदिक सभ्यता का जो निर्माण है वो किसने किया था? आर्यों ने किया था। भाषा सूचक शब्द होता है जिसका आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन या उच्च जाति का, ठीक है? यह आपके आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ कुलीन, यानी कि अच्छे कुल में जो जन्म लेता है उसे हम कुलीन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आर्य आपका इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसको अच्छे से लिख लीजिए, जो पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऐसा देखो, वहाँ पर रोजगार का ये साधन था, जो क्रय विक्रय होता था, तो सामान का क्रय विक्रय होता था कि हम आपको दूध दे देंगे, आप हमको चावल दीजिएगा। मतलब सामान का विनिमय था, वहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं था, यानी कि वस्तु के बदले वस्त्र का क्रय विक्रय या विनिमय किया जाता था, ठीक है? नेक्स्ट है मैक्स मूलर। अब देखो, आर्य कहाँ से आए थे? आर्य जो हमारे देश में आए थे, कहाँ से आए थे? तो जो हमारे मैक्स मूलर जर्मनी के लोग थे, वो उन्होंने क्या बताया था कि आर्य जो हमारे थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे। जो हमारे मैक्स मूलर साहब ने बताया था कि जो आर्यों का निवास था वो मध्य एशिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मध्य एशिया हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, 1400 बीसी में आपका बोगाज के प्लस कस्सी अभिषेक में एरिया ईरान और एशिया जो माइनर का क्षेत्र था, वहाँ से इंद्र, वरुण देव और नासत, ये 4 देवता थे, ठीक है? ये आपको बोगाज कई और कस्य अभिलेख से 4 देवताओं के बारे में वर्णन मिलेगा। इंद्र, वरुण, सत्य और नासत्य, ये आपके 4 मिलेंगे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने बताया था कि जो हमारे आर्य हैं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है? नॉर्थ पोल से आए थे, एनोस होता है, तो नॉर्थ पोल से आपके उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया था। जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने बताया था जो आर्यों का निवास है वो हमारा तिब्बत है। देखो, दयानंद सरस्वती में ता आता है और तिब्बत में भी ता आता है, तो इसको आप यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे हमने याद किया है। अच्छा, आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी? आर्यों की जो भाषा थी वो हमारी संस्कृत थी। आर्य हमारा 5 भागों में विभक्त था। कौन कौन था? जो हमारा राष्ट्र होता है, राष्ट्र, जन, विष, ग्राम, कुल। अब देखो, इसको आप
ऐसे याद करिएगा, पहले कुल बनेगा यानी कि हमारे घर का एक कुल होगा, कुल से मेरा गांव बनेगा और गांव से हमारा विश्व बनेगा और जन से विश्व से जन बनेगा और जन से जनपति यानी कि राष्ट्र का निर्माण होगा। वो हमारे वहाँ का समाज पांच भागों में विभक्त था। जो राष्ट्र का राजा होता था, जन का जो जनप्रतिनिधि होता था हमारा जनपति होता था, विश्व का विश्वपति होता था और ग्राम का ग्रामीण और कुल का कुलप होता था मुखिया। ठीक, ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऋग वैदिक कालीन में नदियों के नाम क्या थे। तो कभी कभी ये पूछता है कि झेलम का पुराना नाम क्या था, तो कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो झेलम का वितास्ता नाम था। तो कभी कभी पूछता है सिंधु का पुराना नाम क्या था। तो जनरली एग्जाम में आप इतनी ही रिवर के आप नदियों के नाम याद कर लेंगे तो इससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो काबुल जो हमारी नदी है इसको कुबा नाम से जाना जाता था। अगर आपको आता है तब नहीं लिखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तभी पेन और पेपर उठाइएगा, तभी नोट डाउन करिए। बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाना, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, हैवी और लेंथी नोट आप बनाएंगे तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा कि मुझे इतना सारा मोटा नोट पढ़ना है। इसलिए आपको बिल्कुल सूक्ष्म और सटीक नोट बनाना है। हैवी और लेंथी मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, हैवी और लेंथी नोट मत बनाइएगा। ठीक है, सिंधु को हम सिंध या हीरथ होता है, हीरथ नाम से जानते थे। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका झेलम को हम बितास्ता, स्वात को सुवस्त्रु, चिनाब को अस्कनी, गंडक को सदानीरा, घग्घर को द्वस्तदती, रावी को पारुसड़ी, गोमती को गोमल, ब्यास को बिपाशा, सतलज को सातुद्री और कूरम को कुमु। अच्छा, गोमती नदी क्या है, जौनपुर आपका लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए कि ऋग वैदिक कालीन समाज की जो विशेषताएं क्या थी, इसमें समाज जो था वो हमारा पितृ सत्तात्मक था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। अच्छा, मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक होता क्या है। पितृ सत्तात्मक में ये होता है कि जो घर की बागडोर या सत्ता जो चलती है, शासन चलता है, वो पिता के नाम चलता है पितृ सत्तात्मक में। और मातृ सत्तात्मक में क्या होता है, जो घर का मुखिया होता है वो या तो पत्नी होगी या तो बेटी होगी या तो माता होगी, यानी कि फीमेल इसमें घर की मुखिया रहती है और घर का पूरा लेन देन मुखिया जो होती है महिला के नाम से चलता है। तो वहाँ पर माँ सत्तात्मक होती है। क्या होता है, नाम से स्पष्ट होता है पितृ सत्तात्मक, यानी कि पिता की सत्ता चलेगी। भाषा जो मैंने बता दिया कि हाँ संस्कृत भाषा थी। प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के प्रजापति इनको बोला गया था। ठीक है, भक्षी कैसे थे, यानी कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों का सेवन करते थे। गाय अघन्या, जिसकी हत्या न किया जाए, गाय को अघन्या बोला जाता था। अघन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या न की जाए। मरुस्थल को धन बोलते हैं, समुद्र को पारावत और जौ को यो बोला जाता है। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, सबसे पहले हमारा कौन सा वेद बना था, ऋग्वेद किसमें बना था, पूर्व वैदिक काल में। बाकी 3 हमारे जो वेद थे वो हमारे उत्तर वैदिक काल के थे। ठीक, उत्तर वैदिक काल का समय मैंने क्या बताया था, 1000 से 600। तो यहाँ पर ऋग्वेद में है हमारे इंद्र का जो इंद्र वर्ण है ना, इंद्र शब्द जो है ये हमारा 250 बार सबसे ज़्यादा लिखा गया है। फिर अग्नि है 200 बार, विष्णु है 100 बार और शिव है 3 बार। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था इंद्र जो हमारा शब्द है कितनी बार आया है, तो ये हमारा ऋग्वेद में 250 बार आया है। हिरणी नदी यानी कि सिंधु नदी 55 बार, यमुना नदी 3 बार, गंगा नदी 1 बार। देखो सबसे मैं आपको बता दूँ, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, जो हमारा वैदिक सभ्यता थी, इसमें सबसे प्रमुख नदी कौन थी, तो सबसे प्रमुख नदी की अगर बात करेगा तो वहाँ पर सिंधु नदी का आंसर सही होगा। ठीक, और सबसे अगर पवित्र नदी की बात करेगा तो सरस्वती नदी होगा। ये आप डिफरेंस याद रखिए, सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी यानी कि होली रिवर आपकी सरस्वती हो जाएगी। तो 2 डिफरेंस आप अच्छे से लिखिएगा, सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या था, उपनिषद थे जिन्हें हम वेदांत भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, 108। तो कभी कभी पूछता है कि हमारे टोटल उपनिषद यानी कि वेदांत कितने हैं, तो हमारे 108 हैं। इसमें 108 क्या है, देखो इसमें 4 आपके सिर्फ गद्य में हैं, ठीक है, और 2 हमारे गद्य में और पद्य में हैं, बाकी 102 आपके सिर्फ पद्य में हैं। देखो अंतर क्या है, 4 आपके गद्य में हैं, 2 आपके गद्य प्लस पद्य दोनों में हैं और 102 आपके पद्य में हैं। तो कितने हो गए, 102 प्लस 2 104 और 100 प्लस 8 यानी कि 108 आपके हो गए। ऐसे जैसे लिखा है ऐसे आप इसे लिख लीजिएगा। इसमें कट ईस श्वेतांबर है मैत्रेयी की बात की गई है, इसमें प्रश्न और केन की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो आपका उपनिषद है वो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। देखो क्या होता है, एक होता है लघु और एक होता है बृहत। तो देखो मान लो मैं आपको अंतर अभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा।
देखो जो चीज़ छोटी होती है उसे हम लघु बोलते हैं, और जो हमारी चीज़ बड़ी होती है उसे हम बृहद बोलते हैं। तो यहाँ पर बड़ा है ना, तो बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा मुंडक उपनिषद हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं जो आपको कह रहा हूँ ईमानदारी के साथ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको SSC चाहे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें ऐसे सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें ये पूछा गया था कि याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है। तो ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी का संवाद है, और तमसो मग ज्योतिर्गमय और ओम शब्द का भी उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे छोटा उपनिषद। तो सबसे छोटा उपनिषद आपका कौन सा है? मंडूक उपनिषद। मंडूक उपनिषद क्या है? सत्यमेव जयते, जो हमारे अशोक के लाट के नीचे सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ये शब्द मंडूक उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद, ये हमारा यम और नचिकेता का जो संवाद था, ये कठोपनिषद में दिया गया है। एक बार यूपी SSC का एक वीडियो हम आपको अगले हफ्ते पेड में क्वेश्चन जरूर दिखाएंगे कि कठोपनिषद जो है आपका यम और नचिकेता संवाद में कठोपनिषद का संवाद दिखाया गया है। संस्कार, देखो इसमें संस्कारों की बात की गई है, 16 संस्कार होते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही कम पूछा जाता है। एक बार ये पूछा गया था, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब पैदा होता है तो उसको अन्न खिलाया जाता है। देखा होगा गांव में या शहरों में, जब बच्चा पैदा होता है जो खाना खाने लायक हो जाता है तो उसे हम पहला जो खाना दिया जाता है वो खीर दी जाती है ना, तो उसे अन्न प्रशासन बोला जाता है। अन्न का प्रशासन किया गया यानी कि अन्न उसको खिलाया गया। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बच्चा जब खाने लायक होता है और उसे पहला जब अन्न दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अन्न प्रशासन बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी अन्न खिलाया जाता है। और एक पूछा गया था यज्ञोपवीत यानी संस्कार, जो पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उनका जनेऊ धारण किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से यहाँ से फंसते हैं। पहला आपका होता है अन्न प्रशासन और दूसरा होता है यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करवाना। तो ये 2 आपके बन जाते हैं। ठीक है, वेद होता है, वेद होते हैं कि अपने समय के ज्ञान ग्रह का संग्रह होता है, और आपूर्व से संकलन इनका जो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों की रचना की थी। अब देखो आर्य सभ्यता में क्या था? जात व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, बिल्कुल बात सही है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और पंडित, ये सब आपके जात प्रथा जरूर थी। बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं थी। अब देखो ऋग्वेद, अब ऋग्वेद की हम बात करें, ऋग्वेद हमारा जो किस काल में चित गया था? ये हमारा पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। इसमें किसने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और अष्टक 8 हैं। सूक्ति कितनी है? 1028 सूक्ति हैं, और रचनाएँ क्या हैं? 10,562 रचनाएँ। तो ये केवल आप इसकी क्या करेंगे? गिनती को याद रखेंगे, 1028, 10,562, इतना आप याद रख लीजिएगा। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? पढ़ने वालों को होत्र बोलते हैं या होता बोलते हैं। देखो पहले आप क्रम हमेशा जब भी याद करो, आप क्रम में याद करो, कोई एक ही क्रम को आप उलटने पलटने नहीं देना। पहले आप याद करना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपका होना चाहिए। जैसे हमको याद है क्या? होत, उद्गाता, अधायु और ब्रह्मा, ये हमको चारों वेद की याद हैं। तो अपने माइंड में सेट करिएगा कि पहले आप ऋग्वेद के रखिएगा, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें तीसरा मंडल को है, तीसरा मंडल आपका गायत्री मंत्र से रिलेटेड है, सूर्य को समर्पित है। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? तो ये हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पे क्वेश्चन किस लिए इसलिए पूछा गया था क्योंकि यहाँ पर लिखा गायत्री मंत्र, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया था गायत्री देवी को, तो वहाँ पर बहुत से लोग गलत कर गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और इस मंत्र को किसने लिखा था? ये गुरु विश्वामित्र ने लिखा था। 4th मंडल कृषि में है। 7वां मंडल 10 राज युद्ध का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। फिर 9वां मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9वें मंडल में स्वयं देवता के बारे में जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में क्या है? इसमें जात व्यवस्था का चतुष्वर्ण व्यवस्था है जो पुरुष सूक्त में किया गया है। इसमें क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे 4 प्रकार के जात व्यवस्था थी। जो ब्राह्मण था वो शिक्षा देगा, क्षत्रिय क्या है लोगों से रक्षा करेगा, वैश्य यानी कि व्यापार है, और शूद्र मतलब कारीगर, ये कारीगर मतलब ग्रुप डी वाला। ठीक, ये समझ लीजिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद का एक उपवेद होता है जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। देखो मैंने बता ही दिया कि जो ऋग्वेद काल है वह पूर्व वैदिक काल में आपका बना था। खोज क्या होती थी? लोहा की खोज हो गई, लेकिन तम्बाकू की खोज नहीं हुई थी। अब देखो बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल। मैंने पहले बताया कि पूर्व वैदिक काल मैंने ऋग्वेद को पढ़ाया, और उत्तर वैदिक काल में आपको 3 वेद और पढ़ाएंगे। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई, यानी कि 3 थे तो त्रयी, देखो त्रयी लिखा है,
त्रयी मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब पहला हम पढ़ेंगे सामवेद। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संगीत जो हमारा है इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपको सामवेद में मिलेगा। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। सामवेद को पढ़ने वाला है उद्गाता या उद्गाता। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या था, मैंने आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शीलवेद, ये होते हैं उपवेद होते हैं। लेकिन इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद, और उसका मैंने क्या बताया था, आयुर्वेद। ठीक है, ये देखिए आयुर्वेद, देखो यहाँ पर बताया कि आयुर्वेद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके सामवेद को लिखा किसने, भरत मुनि ने। अब यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ प्लस कर्म कांड से, यानी कि इसमें क्या थे, कर्म कांड की चर्चा की गई है। ये गद्य और पद में दोनों में। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा यजुर्वेद है ये गद्य प्लस पद दोनों में लिखा गया है। इसको पढ़ने वाले को हम आधार भी बोलते हैं। उपवेद का क्या, धनुर्वेद संकलनकर्ता क्या है, विश्वामित्र जी हैं। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद यानी कि ब्राह्मण वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। जादू टोना वशीकरण कृषि को प्रभावित करने वाले कीट औषध के बारे में, यानी कि जादू टोना के जो किया गया है वो हमारा अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। आप कभी कभी या बस या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे स्टिकर लिखा होता है, बाबा चमत्कार बाबा। ठीक है, ये करें, इधर से रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे, स्टिकर लगा होता ना। तो समझ लीजिए जादू टोना ये सब क्या है, अथर्ववेद में मिलता है। कन्या जन्म पर निंदा की गई है। पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। उपवेद का शिल्प वेद है और संकल्प करना करता विश्वामित्र है। ये उपवेद बहुत पूछता है। देखो अब मैं इतना पढ़ाया हूँ, मैं बता दूँ क्वेश्चन क्या पूछता है। ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछेगा इसका उपवेद क्या है, इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, इसमें कितनी रचना है, कितने मंत्र हैं, ये पूछता है। अथर्ववेद में क्या है, इसमें कौन इसको लिखा है, किसका क्या उपवेद है और इसमें क्या है, बस यही चीज़ पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। अच्छा देखो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ होता है। यानी कि जो वेद हम पढ़ाए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसको आप ईजी वे में अपने वे में लिखें, यही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। ये बहुत पूछा गया है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऐतरेय कौशिकी है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ का जो हमारा है, जो हमारा ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऐतरेय कौशिकी है। सामवेद का क्या है, पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी है। यजुर्वेद का क्या है, तैतरीय और शतपथ है। अथर्ववेद का आपका गोपथ ब्राह्मण पंथ है। ये हमको सब याद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेदांग। वेदांग कितने होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। सबसे ज़्यादा व्याकरण पूछा जाता है कि व्याकरण जो हमारा वेदांग में आता है कि नहीं आता, तो ये 6 होते हैं। कभी कभी काउंटिंग ही पूछता है। अब देखो रामायण, ये सब मैंने क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके क्या हैं, ये आपके उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल, वैदिक सभ्यता की चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें वैदिक सभ्यता में हुई थी, इसलिए रामायण सब पढ़ा रहा हूँ। रामायण को संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, तमिल में कंबन साहब ने लिखा है। ठीक है, और फारसी में बदायूं लिखा है। बांग्ला में कृतवास, अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ और बाल रामायण भवभूति। ये कभी कभी पूछता है कि किसने लिखा है। अब देखो मैं एक बार एग्जाम दिया था, उसमें ये पूछा गया था कि श्री रामचरित में सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो सबसे छोटा जो कांड था आपका किष्किंधा कांड था। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन कांड था, ये बाल कांड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भाई श्री रामचरित में कितने कांड है, टोटल 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन है, बाल कांड, यानी कि जब श्री राम प्रभु जन्म लिए थे तो वहाँ की जो उनकी जानकारी थी वो आपकी बाल कांड में आएगी। और सबसे छोटा कांड आपका किष्किंधा कांड था। यही क्वेश्चन पूछा था, बाकी इससे कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत, छोड़ो, पुराण क्या है, 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखो भगवान विष्णु के जो है ना कितने 10 अवतार बताए गए, मत्स्य, कुर्मा, ब्राह्वा, नरसिंह, वामनावतार, श्री रामचंद्र, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्क। ये आपके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने फिलहाल आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से, वायु गुप्त वंश से और भगवत पुराण आपका कृष्ण भक्त से संबंधित है। अब देखो ज्वाला उपनिषद क्या है, इसमें ज्वाला उपनिषद जो हमारा था इसमें आश्रम के बारे में बताया गया था कि चार आश्रम कौन कौन से होते हैं। पहला जो आश्रम था हमारा ब्रह्मचर्य यानी कि 0 से 25 वर्ष। दूसरा हमारा था गृहस्थ यानी कि 25 से 50 वर्ष। तीसरा था वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और आपका संन्यास 75 से 100 वर्ष। ये तब की बात है जब मनुष्य 100 वर्ष जीता था, लेकिन अब क्या है 60, 70 या 75 तक मैक्सिमम जीता है। ठीक है, तो ये पुराने ज़माने की बात है, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल की बात है। तो वहाँ पर मनुष्य को 100 साल की एवरेज आयु मानी जाती थी, तो उसी हिसाब से इसको
कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है पुराणों के रचयिता कौन थे। जो पुराण हमारे लिखे गए थे, ठीक है, 18 पुराण, इनके रचयिता जो हमारे कौन थे, लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 600 BC में आ गया ना, यानी कि हमारा वैदिक सभ्यता में आ गया, इसलिए हम महाजनपद काल की बात करेंगे। कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद और महाजनपद, यानी कि पहले छोटा जो हमारा होगा कुल होगा, फिर ग्राम होगा, फिर विष होगा, फिर जन होगा, फिर जनपद होगा, फिर महाजनपद होगा। ऐसे महाजनपद की व्याख्या की गई है। महाजनपद का जो काल है 600 BC के आसपास की मानी जाती है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि महाजनपद का जाल का जो उदय है वो 6वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, महाजनपद बारों में जानकारी कहाँ से मिलती है भाई। जो हमारे 16 महाजनपद थे, इसमें ये हमको जानकारी मिलती कहाँ से, आखिर ये कौन जानकारी दिया कि 16 महाजनपद थे। तो जो हमारा अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें जो अंगुत्तर निकाय था बौद्ध धर्म का, उसमें 16 महाजनपद की बात की गई है। और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है, उसमें भी 16 महाजनपद की बात की गई है। लेकिन अष्टाध्यायी जो हमारा था, इन्होंने 22 महाजनपद की बात की थी। अब बताओ हम 22 क्यों नहीं मानेंगे, 16 क्यों मानेंगे भाई। जब 2 लोग थे, 3 लोग थे, उसमें 2 लोग 16-16 कह रहे हैं और 1 लोग 22 कह रहा है, तो हम 22 को नहीं मानेंगे, 16-16 वाले को मानेंगे। इसलिए इनकी बात रखी गई थी। देखेंगे 16 महाजनपद कौन कौन से थे। 14 महाजनपद तो जिसमें राजतंत्र था, यानी कि 14 में राजा का शासन चलता था। लेकिन 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर हमारे गणतंत्र थे, यानी कि वहाँ पर राजा का शासन नहीं चलता था। वहाँ कौन कौन से थे, एक वज्जी था, एक मल्ली था। जो वज्जी था आपका दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। लेकिन जो इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी, और लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। तो गणतंत्र वंश की शुरुआत किसने की थी, लिच्छवी वंश ने। नेक्स्ट है महाजनपद और राजधानी। मगध की राजगृह गिरिव्रज और पाटलिपुत्र, अंग की चंपा, कौशल की साकेत और श्रावस्ती, ये हमारी उत्तर की राजधानी थी, ये हमारी दक्षिण की राजधानी थी। इसलिए कौशल की 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवंती। तो अवंती की उज्जैन महासमती, गांधार की तक्षशिला, काशी के वाराणसी, राजा अश्विन की पुत्री के त्रिशुल जो तीर्थंकर थे वो हमारे पार्श्वनाथ थे। पांचाल, भागो, ऐचन्य और कंपिलवच्च क्षेत्र में। जिन लोगों को PDF चाहिए तो मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अस्मक की जो प्रतिष्ठान था, मल्ल का कुशीनगर, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ और वत्स का कौशाम्बी और चेदी का शक्तिमान, ये आपके 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी लिखी हुई हैं। 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत की सीमा से बाहर थे, यानी कि भारत में नहीं थे, वो हमारे कंबोज और कांधार थे। कंबोज और कंधार थे जो हमारी भारत में ना होकर ये पाकिस्तान वाले रीजन में थे। नेक्स्ट है 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा महाजनपद जो थे ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। 16 में से 8 थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध राज्य था। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। अब देखो मैं आपको इस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको डायग्राम इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप चीज़ें समझ सकें। जो आपके पूर्वी महाजनपद था अंग था, जो पश्चिमी था वो अवंती था, जो उत्तर का था वो कंबोज था, और जो दक्षिण का सबसे महाजनपद था वो अस्मक था। ये कभी कभी पूछता है कि सबसे उत्तरी महाजनपद कौन था, तो आपका बताना होगा वो हमारा कंबोज था। ठीक, ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो अंग हमारा महाजनपद था वड़िकों का नगर कहा जाता था, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। राजधानी चंपानगर को नियोजित करने वाला वास्तुकार महागोविंद था। ठीक है, तो इतना ही PDF था। अगले वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।